गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, सारे गणमान्य टीचर्स। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर में आप सबका उड़ान के इस एक दिवसीय कार्यशाला में है हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रश्मि रंजन, उड़ान प्रोजेक्ट का संस्थापक। एक जोरदार तालियां खुद प्रतिष्ठान और आपके लिए। इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पहले मैं कुछ लोगों का धन्यवाद तहे दिल से देना चाहूँगा। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी विजन, जिनके सोच के कारण आज ये कार्यक्रम हो पा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि इन कार्यक्रमों को सारे सरकारी स्कूलों में करने का उन्होंने मुझे स्वीकृति दिया। शिक्षा मंत्रालय का, डायरेक्टर साहब का और कुछ हमारे स्पॉन्सर जिन्होंने इस प्रोग्राम को प्रायोजित किया, गोरखपुर उद्योग व्यापार मंडल, नेशनल बुक डिपो और सिमकॉम कंप्यूटर्स, जिन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। तो मैं इनके लिए भी एक तालियां ज़रूर चाहूँगा जो ऐसी शैक्षणिक प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं जिससे कि और गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। सर, मैम, कुछ रूल्स होंगे प्रोग्राम में। आप लोग समाज में ज्ञान को फैलाने का केंद्र हैं, आप ही के माध्यम से शिक्षा हर घर तक पहुंचती है। तो आज मैं उम्मीद करूंगा कि आज जितने भी शिक्षकगण यहाँ उपस्थित हैं उनका यह दिन, यह शिविर एक यादगार शिविर बने। एक ऐसी कंटेंट, ऐसी चीज़ों पर बात हो जो नया हो, जिसके ऊपर एक नई सोच निकल कर आए। उड़ान का जो उद्देश्य है वो है बदलाव। ये देश का पहला प्रोजेक्ट है चेंज मैनेजमेंट फॉर ऑल, बदलाव सबके लिए। बदलाव किसमें? इंसान, तरीका और तकनीक में। किसके द्वारा? नूतन शिक्षा पद्धति, ट्रेनिंग, काउंसलिंग और असेसमेंट के द्वारा। पिछले 4 सालों से 5 राज्यों में इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर। ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेजेस में ये प्रोग्राम चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से यह पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है और इसकी सफलता को ही पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा में लाया जाएगा। यही विजन है इस प्रोजेक्ट का, सरकार का। तो अब आते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के एजेंडे पर, और आज हम लोग जानेंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, इसके एजेंडाज क्या हैं और उस एजेंडा को सिखाने का तरीका होगा ऑडियो विजुअल, ना कि कोई पावर पॉइंट या लेक्चर। और वो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि वो एजेंडा क्या है और ये एजेंडा को मैं अपने पढ़ाने की विधि में कैसे शामिल कर सकता हूँ। तो मैं आग्रह करूंगा कि जो एजेंडा लिखाया जाएगा या यहाँ पर जो दिखाया जाएगा उसको आप कृपया लिख लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपको बताना होगा कि कौन सा एजेंडा उस वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये आपकी अपनी समझ के ऊपर होगा, आपके ऑब्जर्वेशन पर होगा। व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट? उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लिख लें व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में अगर कोई आपसे पूछता है तो आप सीधे ये डेफिनेशन उसको बता सकते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट रेफर्स टू द वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स, वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स दैट टीचर यूजेस टू कीप स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डरली, फोकस्ड, अटेंटिव, ऑन टास्क एंड एकेडमिकली प्रोडक्टिव ड्यूरिंग ए क्लास। आप जो भी टूल्स और टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, 2021 में 21वीं सदी का पहला शिक्षा नीति आया और वो शिक्षा नीति लाने का उद्देश्य क्या था? भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पुरातन काल से जो शिक्षा पद्धति फॉलो होते आ रही थी, जहां चरक, सुश्रुता जैसे लोग, पतंजलि जैसे लोग, कई ऐसे महाज्ञानी हुए जिन्होंने शिक्षा को उस जमाने में तक्षशिला जैसे जगहों पर, नालंदा विश्वविद्यालय, शायद उसी के मॉडल को आज सरकार रेप्लिकेट करना चाह रही है। साइंस टेक्नोलॉजी को मिलाते हुए पुरानी सभ्यता संस्कृति, भारतीय जो सभ्यता संस्कृति थी, उसको जीवंत करने का प्रयास है सरकार का नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा। तो क्लासरूम मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो अब ये पुराने लेक्चर्स, हाँ, सिर्फ लेक्चर से नहीं होगा, क्योंकि आज बच्चे बायजूस जैसे ऐप के साथ भी जुड़े हुए हैं। उन्हें आज इंटरैक्टिव क्लासरूम की आदत पड़ गई है, उन्हें स्मार्ट क्लासेस की आदत पड़ गई है। और मैं इतना प्रभावित हुआ, मैं तो सर को कह रहा था कि ऐसे जगह पर आकर मैंने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि जब भी सरकारी विद्यालय, जिसने कभी ना देखा हो महात्मा गांधी इंटर कॉलेज को अंदर से आकर, आज वो इस वीडियो के माध्यम से देश दुनिया देख पाएगी कि जो सरकारी विद्यालयों के बारे में लोग सोचकर बिहार और यूपी में सोचते हैं, शायद ऐसा नहीं है। ये किसी प्राइवेट स्कूल को बहुत ही आराम से टक्कर देने वाला स्कूल है।
जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी, टीचर्स के कारण जाना जाता है। और शायद मेरा यही उद्देश्य है जन जन तक पहुंचाने का कि क्लासरूम मैनेजमेंट की जो आज हम बात कर रहे हैं वो सरकारी विद्यालयों में बहुत अच्छे से कार्यान्वित हो रहा है और हो सकता है, प्रोवाइडेड कि हम समय समय पर ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन करें और नई चीज़ें लेकर आएँ। तो क्लासरूम मैनेजमेंट का ये डेफिनेशन आप सबको क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट, इन प्रैक्टिस क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक, जो टेक्निक्स है, मे अपीयर डिसेप्टिवली सिंपल। आपको लगेगा मैं तो रोज पढ़ा रहा हूं बच्चों को, मैं तो बहुत आराम से क्लासरूम को हैंडल कर सकता हूं, बहुत आसान लगता होगा आपको, बट सक्सेसफुली एंड सीमलेसली इंटीग्रेटिंग दैम इनटू द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूडेंट्स टिपिकली रिक्वायर्स ए वेराइटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स एंड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस। ये लाइन आप जरूर मार्क कर लें। सिंपल लगेगा लेकिन आपको सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस, सारा खेल यही तीन चीजों का है। टेक्निक्स जो सोफिस्टिकेटेड हों, लेटेस्ट हों, समय के अनुसार हों, और दूसरा आपकी स्किल्स और टेक्निक, किस तरह से आप इंटरपर्सनल रिलेशन डेवलप करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। जहां पर सर, मैम, आप लोग सभी जान रहे हैं, ये आप लोग हमसे 1000 गुना बेहतर समझ रहे हैं कि आज भौतिकवादी समाज में हम शिक्षा को पुराने गुरुकुल की तरह से पेश करेंगे तो कोई शायद उसको एक्सेप्ट भी ना करे, ना उसकी कोई महत्वता को समझे, क्योंकि भौतिकवादी दुनिया में शायद हम पुराने शिक्षा पद्धति की मार्केटिंग किसी ने कभी की भी नहीं है। सब कोई सीबीएसई करिकुलम को लेते हुए लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल फ्रंट पर बात कर रहे हैं, तो बच्चे उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। आज आप इन वीडियोस के माध्यम से, एक फिल्म के वीडियोस के माध्यम से हम उन एजेंडाज को समझेंगे कि कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ट्रेनिंग के एजेंडाज जरूर नोट कर लें क्लासरूम मैनेजमेंट के। पहला होगा एस्पिरेशन बिल्डिंग। पहला जो एजेंडा, सर सभी को दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। एस्पिरेशन बिल्डिंग पहला टॉपिक है। क्या क्या एजेंडाज आज डिस्कस होंगे, जिसमें हम टीचर, कोच और मेंटर के बारे में समझेंगे। ठीक है सर। दूसरा स्लाइड होगा, मतलब दूसरा एजेंडा होगा हाउ टू एग्जामिन द क्लासरूम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। क्लासरूम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को एग्जामिन कैसे करें। उसके बाद है हाउ टू प्रोवाइडिंग ए पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। कैसे पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें। योर क्लासरूम फॉर सक्सेस, प्रिपेयरिंग योर क्लासरूम फॉर सक्सेस, ये नेक्स्ट एजेंडा है। सभी कृपया नोट कर लें, क्योंकि यही आपको आगे आपको आनंद देगा जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। तो वीडियोस में आपको यही बताना है कि कौन सा एजेंडा यूज हुआ है। कीपिंग ऑल स्टूडेंट्स ऑन टास्क, कीपिंग ऑल स्टूडेंट्स ऑन टास्क चौथा एजेंडा है, मतलब पांचवा एजेंडा है। 0 से हमने शुरू किया था। फिर छठा, डोंट लेट एवरीडे प्रॉब्लम्स गेट इन योर वे। स्टूडेंट्स विथ बिहेवियर नीड्स, ये बहुत बड़ी समस्या है आज। स्टूडेंट्स विथ बिहेवियर नीड्स, ये तो सर मान ही रहे होंगे कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज स्टूडेंट्स के बिहेवियर को लेकर। फिर नेक्स्ट, स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स, खास तरह के जिनको जरूरत है अटेंशन की, तो स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स। कम्युनिकेटिंग एंड वर्किंग विथ पेरेंट्स, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज। हाँ, ब्रिंगिंग इन हेल्प विथ पीयर कंसल्टेशन, यानी अपने साथ वाले टीचर्स का कोऑपरेशन कैसे लें। ब्रिंगिंग इन हेल्प विथ पीयर कंसल्टेशन, अपने टीचिंग मेथडोलॉजीज में आप कैसे साथ काम करने वाले टीचर्स, प्रोफेसर्स का मदद ले सकते हैं अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट में, ये हम जानेंगे आज। और फाइनली, क्रिएटिंग योर ओन क्लासरूम डिसिप्लिन प्लान, अपने क्लासरूम। माननीय प्रांतीय मंत्री और गोरखपुर उद्योग व्यापार मंडल के श्री सत्य प्रकाश सिंह जी मुन्ना, उनके लिए वो आए हैं और हमारे बीच, और परमेश्वर जी, नेशनल बुक डिपो के संस्थापक और प्रोपराइटर। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति। जी जी। तो आज हमारा 10वां एजेंडा रहेगा क्रिएटिंग योर ओन क्लासरूम डिसिप्लिन प्लान। ठीक है।
अपनी डिसिप्लिन प्लान कैसे क्लासरूम का बनाएं। तो अब हम लोग सर शुरू करते हैं इसका। फोटो ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, ठीक। हाँ, अब हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं केस स्टडी, और आपकी नज़र एक एक बात पर। देखिए, कई बार क्या होता है कि सिनेमा हॉल में आप फिल्में देखते हैं, कभी आप देखते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, कुछ बातें टचिंग लगती हैं, लेकिन शायद वो मुद्दे से अलग हो जाता है, कुछ समय के बाद आपके विस्मृत हो जाता है। आज आप इस एजेंडा को लिखे हैं, जो 11 एजेंडा, आपको बताना है कि कौन कौन से एजेंडा उस वीडियो कट क्लिप में आपको नज़र आ रहे हैं, और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत संक्षेप में, समय को ध्यान में रखते हुए। पहला, ओके, क्विकली एक छोटा सा क्लिप था। इसमें क्या बातें हो रही हैं, हम लोग एक कैरेक्टर के रूप में बात करते हैं, एक एस्पायरिंग टीचर है ना, उससे क्या बातें हो रही है जो आपके जहन में आया इस वीडियो में? हाँ जी सर। स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा कि इसमें स्पेशल नीड्स की बात हो रही है? जी आज स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड क्यों आपको लगा? ओके, स्टूडेंट, आपको लगा कि वो एक स्टूडेंट है, लेकिन उसमें बातें क्या हो रही थी कि एक शिक्षक कितना कमा लेता है ना, है ना? तो आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ कहीं ना कहीं एक ऐसे एक कैंडिडेट की बात हो रही है जो शायद स्पेशल नीड के साथ है। बिल्कुल सही, तालियां तो होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए, लेकिन वो एक शिक्षक भी बनना चाहती है, और उसके माता पिता कह रहे हैं कुछ देख लो, कोई और जॉब देख लो, शायद ऐसा कुछ। और वो कह रहे हैं, पापा आपको याद है स्कूल कॉलेज में कोई शिक्षक जो आपको पढ़ाता था, उसका सैलरी क्या है? यानी एक शिक्षक के लिए प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? बताएं सर। बिल्कुल, स्टूडेंट्स। सैलरी डेफिनेटली, हम सब जॉब करते हैं, मैं कर रहा हूं, कोई भी कर रहे हैं, हम लोग एक भौतिकवादी दुनिया, अर्थ तो जुड़ा रहता है, लेकिन जो लक्ष्य है वो क्या है? हमें टीचर बाय चॉइस बनना है, ना कि टीचर बाय कंपल्सन। हम एक शिक्षक अपनी चॉइस से हैं, तो हमें शिक्षक बाय चॉइस बनना है, ना कि हम एक वैकेंसी निकली है बस उसके लिए हम हैं सही और कर लेना है उस जॉब को, नहीं। तो ये लाइन आप जरूर याद रखिए, वी हैव टू बी अ टीचर बाय चॉइस नॉट बाय कंपल्शन। कि कोई कह रहे हो कि भाई हम तो आगे कोई और नौकरी में हुआ नहीं, हमने बहुत सारी नौकरियां अप्लाई की थी, अंत में टीचर की नौकरी मिली तो हम उसी में हैं इतने साल से, तो वो एक मजबूरी दिखाता है। तो आपको अपने सबसे पहली चीज जो है, हम लोग आगे के वीडियोस में जाने से पहले ये जरूर जानेंगे कि हमें अपने पेशे को कभी भी चॉइस के साथ, कि मैं टीचर ही बनना चाहता था या चाहती थी, और ऊपर वाले की कृपा देखिए मैं शिक्षक बन भी गया जो मैं चाहता था, ना कि कभी किसी को ये बोले कि हम ये बनना चाहते थे लेकिन मजबूरी बस हम ये बन गए। वहीं पर आधार गड़बड़ हो जाएगा शिक्षक बनने का। अब आगे के सर, क्योंकि यहां एस्पिरेशन बिल्डिंग पे बात हो रही थी, जीरोथ पॉइंट, एस्पिरेशन बिल्डिंग। एस्पिरेशन, इसको कंफ्यूज ना करें इंस्पिरेशन से। एस्पिरेशन यानी इच्छा को जगाना। आपकी इच्छा पैसे के अराउंड, वैकेंसी के अराउंड ना होकर चॉइस के अराउंड है कि ये पेशा मेरे लिए भगवान वाला पेशा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की ये महिमा है, ब्रह्मा और विष्णु का। तो मैं इसलिए गुरु बनना चाहता था, शिक्षक बनना चाहता था। आगे के वीडियो हमारे बीच उपस्थित हमारे कॉलेज के प्राचार्य अभी है नहीं, लेकिन मैं उन्हें भी संबोधित कर रहा हूँ। श्री ओम प्रकाश सिंह जी, यहाँ हमारे बीच उपस्थित हमारे शिक्षाविदगण, विद्वज्जन, आज हम सभी लोग यहाँ ये जो महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षाविदों की ये कार्यशाला है, जो कि उड़ान प्रोजेक्ट के तहत शासन के द्वारा अनुमोदित है, और ये आपके बीच इस उड़ान प्रोजेक्ट के फाउंडर रश्मि रंजन जी, जो युवा और उत्साही IITian हैं, वो आपके बीच आए और उन्होंने इस वीडियो प्रोजेक्ट के माध्यम से
जो सारी चीज़ें आपके सामने रखा है, मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बड़ा ही उत्कृष्ट कार्य है और अनुकरणीय है। मैं तो इसे पुस्तक प्रकाशन और व्यवसाय में हूँ और हमारी संस्था विगत 70 साल से जब जो दो चार पुस्तक क्षेत्र में लोग हुआ करते थे तब से है, और कम से कम विश्वविद्यालय के शिक्षक गणों के बीच में है दो पीढ़ियों के लोगों के बीच का संपर्क रहा है। और वो समय भी देखा हूँ कि जब प्रोफेसर पाठक, डॉक्टर आर.पी. बहादुर ऐसे बड़े बड़े विद्वजन, बता दिए विद्वजन भारत सरकार की सेवा को तिलांजलि देकर डॉक्टर हुमायूं कबीर के समय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद को त्याग के और विश्वविद्यालय में आए। और ऐसे भी शिक्षक डॉक्टर B.M. सिंह साहब कहा करते थे कि साहब, मैं जब ज्वाइन किया था 62 में गोरखपुर विश्वविद्यालय, तो 62 या 65 रुपये मिलते थे और 35 रुपये में घर का खर्चा चलता था और 30 रुपये बच जाते थे। डॉक्टर रघुवीर सिंह, डॉक्टर गोविंद चंद पांडे, ऐसे डॉक्टर आर.पी. रस्तोगी, कभी कभी हम लोग बाहर जाया करते थे तो वर्ल्ड बुक फेयर में हमने पूर्वांचल से अपनी वैशाली प्रकाशन के नाम से बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की थी, जिसमें साइकोलॉजी में प्रोफेसर लाल बच्चन त्रिपाठी, डॉक्टर गिरीश्वर मिश्रा, ऐसे शिक्षाविदों की पुस्तकें मैंने 5-7 किताबें, प्रोफेसर जे.एन. लाल, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा और सांख्यिकी, मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी, और समाजशास्त्र में प्रोफेसर के मिश्र, कपिल देव शुक्ल वगैरह की बहुत सारी थीसें हमने छापी, जिस पर राजनाथ सिंह ने, अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, उस पर 25,000 रुपये का उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से उस पर पारितोषिक दिया। तो कहने का ये तात्पर्य था कि शिक्षक गणों के बीच में रह करके हम लोगों ने देखा है कि पहले जो शिक्षक गण थे, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पठन पाठन के क्षेत्र में उनका बड़ा जुड़ाव रहता था और जरा सब कहना चाहते हैं, उनका ये था लगाओ कि जब वो, जैसे बहुत बड़ा एरिया था गोरखपुर विश्वविद्यालय का, तो कोई डिग्री कॉलेज का शिक्षक यदि अपने प्रोफेसर के हाथ में पॉलिटिकल डिस्कोर्स की कोई किताब देख लेता था शेष पब्लिकेशन की, तो वो 4 लोग दौड़े हुए हम लोग के दुकान पे आते थे, कहते प्रोफेसर रघुवीर सिंह के हाथ में पॉलिटिकल डिस्कोर्स की किताब मैंने देखी है और उसका रिव्यू भी फलाने पेपर में आया है, इसकी 5 प्रतियां आप मंगवा दें तत्काल, हम लोगों को लेनी है। तो एक ऐसा दौर था, ये लगता था कि साहब पुस्तकी ज्ञान से वो लोग, पुस्तक का ज्ञान जो भी है वो कभी पूरा नहीं है, वो मानव का एक आभूषण है और वो अंत तक, जब तक भी आप शिक्षा जगत में रहेंगे तब तक उसकी कमी, आप ये समझें कि अंत तक यदि आप उसको देखते रहेंगे, करते रहेंगे, रिव्यू करते रहेंगे, तो आप नई नई चीज़ों की जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी। तो आज मैं समझता हूँ कि इस नई शिक्षा नीति और कक्षा कक्ष प्रबंधन और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो B.Ed. M.Ed. के टॉपिक्स में भी रहे हैं, कुछ बीच के जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ था उससे भी लोगों में कुछ उस पढ़ने पढ़ाने के प्रति उत्साह में ज़रूर कमी आई थी। कुछ कारण भी है, चूँकि ये प्रोग्राम भी है, लेकिन कुछ सत्यता पे भी जो कमी है उसको भी हम यहाँ रेखांकित करना चाहेंगे कि शिक्षा के व्यवसायीकरण से भी कुछ शिक्षा में ह्रास हुआ। यदि सवाल है कि यदि एक परफेक्ट टीचर को यदि पूर्ण तनख्वाह मिलती है तो उसका उसमें और भी जुड़ाव लगाव बनना रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं अब विश्वविद्यालय का एक शिक्षक यदि 2 लाख 2.5 लाख पा रहा है और सेम क्वालिफिकेशन का व्यक्ति आज यहाँ आता है और उस वक्त उसको जो है एडहॉक में 35,000 रुपये मिलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज के इस अर्थ युग में
वो सोचता है कि इस दिशा में हम थोड़ा कोई और भी काम कर डालें। तो जो पूर्णपेण शिक्षा और एक अध्यापन और जो विशिष्ट शिक्षा है, अध्यापक शिक्षा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी भी आ रही है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी, माननीय दिनेश शर्मा जी का भी, इन सभी लोगों का भी ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस सरकार की, ये पूर्ववर्ती सरकारों की देन है जिन्होंने शिक्षा में क्षरण किया, और इस सरकार ने उस कमी को जरूर देखा है और तभी उन्होंने इसमें जो पुरानी कल्चर, जो शिक्षक और शिष्य की परंपरा थी, इन सब चीज़ों का समावेश नई शिक्षा नीति में इन्होंने किया है। और मैं समझता हूँ कि जब बुजुर्गों के प्रति सम्मान की बात, अभी कल एक मीडिया में मैंने दिया है कि बुजुर्गों का सम्मान, तो मैं समझता हूँ कि हम थोड़ा विचलित हुए हैं भौतिकतावादी सुख में। किसी घर में 4 लड़के हैं, बुजुर्ग बाप है, लोग उन चीज़ों को हम लोग अक्सर कहते हैं कि साहब सेवा ही मेवा है, यदि 3 नहीं कर रहे हैं तो चौथा तो करें, और उसका लाभ उसके आने वाले लोगों को मिलेगा। हमारा लड़का यदि देखेगा कि मैं यदि अपने पिता के साथ सही बर्ताव किया हूँ, तो वो चीज़ अगली आने वाली पीढ़ी भी देखेगी। तो नहीं 16 आना तो 8 आना तो करेगी। तो सवाल ये है कि शिक्षा जगत में भी कुछ लोग कहते हैं अरे भाई अब माहौल ऐसा चल रहा है, मैं क्यों करूं। तो हमें कहना पड़ता है कि साहब कुछ ऐसा आप कर जाइए अपने कलम से कि आगे आने वाले प्रेडिसेसर्स याद करेंगे कि डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने कॉलेज के इतिहास में ये कार्य किया, तो वो भी एक गौरवान्वित महसूस करेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी भी उससे एक उसका अनुसरण करते हुए शिक्षा में एक मुकाम हासिल करेगी। और मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज हो या आपका एजुकेशनल सोसाइटी है या इंटरमीडिएट कॉलेज ही हो, कम से कम शिक्षा क्षेत्र में इसने अपना मुकाम हासिल किया है। और यहाँ कई ऐसे कार्यक्रम आपके प्रबंधन की ओर से, जिसमें जोगी जी भी आए हैं, इन सारे कार्यक्रमों को आपने किया है। बहुत सारे ऐसे छात्र संघ के जो मैं समझता हूँ कि हम लोग कभी जोगी जी को भी ये कहते हैं कि भाई क्यों जोगी जी, भाई ये कि जब कोई महंत मंदिर की सीमाओं को तोड़ करके और गोलघर की सड़कों पर हम लोग के साथ बैठता रहा हो, हमारे कष्ट को, हमारी दुख दर्द को समझा हो, तो हम लोग आज उनके साथ हैं। और निश्चित रूप से उनके कुशल नेतृत्व में गोरखपुर एक प्रभावी भूमिका अदा करेगा। और हम समझते हैं कि अभी तक के 4 साल में उन्होंने काफ़ी कुछ सुधार किए हैं। किसी भी प्रदेश के समग्र विकास के लिए उद्योग, बिजली, ये सारी ऐसी चीज़ें, और कानून व्यवस्था, और आज कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। ये आपको इंडस्ट्रियल समिट करके बहुत सारे दूसरे प्रदेशों के भी बड़े बड़े उद्यमियों को यहाँ आमंत्रित किया। मैं समझता हूँ कि ये एक प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। और आगे आने वाले दिनों में भी ये नई शिक्षा नीति के माध्यम से भी मैं समझता हूँ कि आप विद्वज्जन, इसमें आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और यदि आप लोग समग्र तरीके से इसमें थोड़ा समय दे करके इसको एक इस जो आज के इस जो इन्होंने जो ये आपका ये कच्छ प्रबंधन और नई शिक्षा नीति पर जो ये है, ये विषय बड़ा गूढ़ है, इसको थोड़ा आप और विशेष रूप से अध्ययन करके इसको एक रूप आप सभी विद्वज्जन देंगे, तो मैं समझता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होगी। और आगे ये युवा उत्साही आगे भी इसी तरीके से अनवरत रूप से और भी जगहों पर कार्यक्रम करते हुए आप सभी विद्वज्जनों में अपना विश्वास पैदा करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी ओर से, गोरखपुर उद्योग व्यापार मंडल की ओर से और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय मंत्री की हैसियत से आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये बहुमूल्य समय दिया है। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम उड़ान में जो कक्षा प्रबंधन नई शिक्षा नीति 2020 का यहाँ आयोजन उड़ान के माध्यम से श्री रश्मि रंजन जी ने प्रस्तुत किया,
यह बहुत ही उत्कृष्ट रहा। इसमें सबसे पहले हम अपने सरकार को, अपने मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री दिनेश शर्मा जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस तरीके का प्रोग्राम उन्होंने संचालित करना प्रारंभ किया है। यह हम शिक्षकों के लिए गौरव की बात है। मैं उद्योग व्यापार के श्री गुप्ता जी को, सत्यप्रकाश जी को भी बधाई देना चाहूँगा, जिनके प्रयास से श्री रश्मि रंजन जी ने यहाँ अपना प्रस्तुतिकरण किया। इनका प्रस्तुतिकरण बेहद ही सराहनीय है, बहुत अच्छा रहा और इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे शिक्षकों को सीखने को मिला। हम इसके लिए सबके आभारी हैं। मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय सत्यप्रकाश सिंह मुन्ना जी, जिनके स्पॉन्सरशिप से यह कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ, रश्मि रंजन जी जिन्होंने अथक प्रयास करके यह आज कार्यक्रम किया और पूरे देश में ये टीचर्स के कैपेसिटी बिल्डिंग पे, क्लासरूम मैनेजमेंट पे, स्ट्रेंथ कैसे वो पैदा किया जाए, वीकनेस कहाँ का है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर मतलब काम करें, उस पर ये कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह इनका काम बहुत ही सराहनीय है और इससे शिक्षक के माध्यम से बच्चे लाभान्वित होंगे। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के लिए अति प्रसन्नता की बात है। धन्यवाद।